So we will start with revision of parallelogram law of vector addition. हमने कल इन डिटेल देखा था व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आज हम उसको वापस रिवाइज करेंगे एंड वी विल आल्सो फाइंड आउट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ में। तो इफ यू रिमेंबर हमारे पास एक वेक्टर है सम वेक्टर। नोटेशन अगर आपको याद होगा तो हमने यहाँ पे कल पहले वेक्टर को बोला था इफ यू रिमेंबर इट वाज कॉल्ड एज p बार। इट स्टार्ट फ्रॉम o एंड at a। दूसरा वेक्टर जो है दैट इज q बार। अगर वो वेक्टर हेड ऑफ a से स्टार्ट होता है, इफ द टेल ऑफ q बार is located at the head of a bar, then we apply triangle law of vector addition। क्योंकि ट्राइंगल लॉ अप्लाई करने के लिए ये कंडीशन था कि जहां पे पहला वेक्टर खत्म हो वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, राइट। बट इफ द टू वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट तो हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं अप्लाई कर सकते। हमने इसलिए एक नया लॉ new law we have defined that is called as parallelogram law of vector addition। इस केस में दोनों वेक्टर जिनको ऐड करना है दोनों सेम टाइप के थे, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं एंड दे रिप्रेजेंट two adjacent sides of parallelogram in magnitude and direction। then the resultant in this case इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा डायगोनल। वो आएगा डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो डायगोनल के लिए आपको सबसे पहले इस पैरेललोग्राम को करना पड़ेगा कंप्लीट। तो हाउ डू यू कंप्लीट अ पैरेललोग्राम इज अ वेरी सिंपल थिंग। p वेक्टर को एक पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करोगे और q वेक्टर को एक पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करोगे। तो यू विल ड्रॉ टू वेक्टर्स, वन वेक्टर which is parallel to p bar and another vector which is parallel to q bar। इस पॉइंट को हमने, ये जो पॉइंट है इसको हमने नाम दिया था, याद है, C। दिस इज C। तो बन गया क्या पैरेललोग्राम? यस। तो कंडीशन क्या था? कंडीशन ये था कि जब आपको एडिशन करना है, दो वेक्टर्स को ऐड करना है और दोनों वेक्टर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम कॉमन पॉइंट, देन इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ एंड अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ the resultant is given by diagonal is line starting from one point and going up to opposite point। तो जो resultant होगा, this resultant vector start from the same point। तो जो resultant vector है वो same point से start हुआ, this is r vector। good। तो basic difference क्या था? ट्राइंगल लॉ में जहां पहला वेक्टर खत्म होता है वहीं से सेकंड वेक्टर स्टार्ट होता है। पैरेललोग्राम लॉ में दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। ट्रायंगल लॉ में दो वेक्टर्स दे आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ इनकम्प्लीट ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। पैरेललोग्राम लॉ में टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। वहां पे रिजल्टेंट वाज थर्ड साइड, यहाँ पे रिजल्टेंट इज डायगोनल। एंड बाय लॉजिक ये p बार है तो ये भी p बार है, और इफ दिस इज q बार दिस इज आल्सो q बार। हमको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। उससे पहले हमने डिफाइन किया था व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, थीटा। ये थीटा है एंगल बिटवीन p बार एंड q बार। टू फाइंड आउट व्हाट इज r का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि एक भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो हमने क्या किया था, हमने लाइन OA को एक्सटेंड किया। लाइन OA को एक्सटेंड करने के बाद C पॉइंट से इस एक्सटेंडेड लाइन OA पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको बोल दिया D। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, एक OCD एक ACD। तो फ्रॉम ट्राइंगल OCD, फ्रॉम ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल OCD, OC इज हाइपोटेन्यूज और बाकी दो साइड कौन से है, OD एंड BC। तो आपको मिलेगा OC स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम, OC स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, करेक्ट। तो OC स्क्वायर इक्वल टू ये जो OD है ये खुद OA प्लस AD है, तो OA प्लस AD का स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर।
करेक्ट। तो ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर मतलब ओ ए प्लस ए डी ब्रैकेट स्क्वायर एक्सपांड करना पड़ेगा आपको। तो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस 2 ओ ए इंटू ए डी प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। बट इफ यू सी, अगर मैं इन दोनों को साथ में लाता हूँ तो ए डी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर ये राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी का हाइपोटेन्यूज ए सी का स्क्वायर है। तो व्हाट इज ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर? ए सी स्क्वायर। therefore ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस 2 ओ ए इंटू ए डी प्लस ए सी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? हमको अल्टीमेटली फाइंड करना था रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, क्योंकि रिजल्टेंट एक वेक्टर है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। हमको पहले फाइंड करना है मैग्नीट्यूड, फिर फाइंड करना है डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं वो हमने अभी तक देखा नहीं, वो हम आज करेंगे। हमने मैग्नीट्यूड तक का कल किया था, वो हम आज रिवाइज कर रहे हैं। तो ओसी, व्हाट इज ओसी? आर वेक्टर। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ओसी स्क्वायर मतलब कौन सा? आर स्क्वायर। व्हाट इज ओ ए? पी, तो पी स्क्वायर। 2 ओ ए मतलब पी। ये जो ए डी है ये फाइंड करना बाकी है, करते हैं। ए सी, व्हाट इज ए सी? व्हाट इज ए सी? क्यू, तो ए सी स्क्वायर इज क्यू स्क्वायर। अब अगर आपको बेसिक रूल्स पता है, बेसिक थ्योरम पता है, ये थीटा तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल कह रहा है, राइट। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, उसको दो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस अगर कट कर रहे हैं, तो दोनों पैरेलल स्ट्रेट लाइंस दे विल मेक सेम एंगल, they will make same angle theta. This is called as corresponding angle theorem. Good. Then if you see this triangle ACD, ये भी क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। हमारे पास किसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी? एडी। एडी ये एंगल का कौन सा साइड है? एडजेसेंट। तो जब एडजेसेंट साइड हो तो फिर साइन यूज होता है कि कॉस? कॉस। तो अगर मैं ट्राइंगल एसीडी इसमें, so from triangle ACD, if I check what is cos theta is adjacent side upon adjacent is AD, hypotenuse is AC. तो AD क्या आ गया? AC cos theta, लेकिन AC क्या था? Q, तो ये क्या आ गया? Q cos theta। ये AD की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq एडी। एडी इज क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। तो अगर आपको आर चाहिए तो आर विल बी अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर, राइट। करेक्ट। तो याद रखो हमारे पास इनिशियली दो वेक्टर्स थे सेम डायरेक्शन में, तो हमने जो रिजल्टेंट वेक्टर था उसका डायरेक्टली मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या किया था? डायरेक्टली एडिशन। दो वेक्टर्स थे अपोजिट डायरेक्शन में तो हमने क्या किया था? सब्ट्रैक्शन। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में नहीं है तो फिर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? तो ये आएगा। अब सपोज मेरे पास दो वेक्टर है, एक है पी बार, एक है क्यू बार। दोनों का एंगल कितना है? 90। तो कॉस 90 कितना? 0। तो आर क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सपोज ये 3 है, ये 4 है, तो रिजल्ट कितना आएगा? 5। सिंपल। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16, 25 का रूट, तो कितना? तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना? 5। करेक्ट। इज दिस क्लियर? गुड। तो अगर इतना क्लियर है तो नाउ वी कैन गो अहेड एंड फाइंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर बार। तो अब आज का सेशन एक्चुअली इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, डायरेक्शन ऑफ आर बार। डायरेक्शन ऑफ आर बार, रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालने के लिए पहले थोड़ा रियल लाइफ सिचुएशन की बात करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता होगा, हम रियल लाइफ में डायरेक्शंस के लिए
ईस्ट, ईस्ट इज टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, याद है क्या, आई कैप, आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स, तो वेस्ट का आएगा माइनस आई कैप, नॉर्थ क्या आएगा जे कैप, और साउथ क्या आएगा, वेरी गुड, माइनस जे कैप। अब रियल लाइफ में अगर आपको डायरेक्शन बताना है तो कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए मैथमेटिक्स का। बेसिक्स मतलब एंगल नॉर्मली हम हमेशा एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, तो ईस्ट मतलब कितना एंगल, जीरो, नॉर्थ मतलब कितना एंगल, वेस्ट मतलब, साउथ मतलब, एंड एंड तो 360 काउंट मत करना क्योंकि ईस्ट मतलब जीरो है, करेक्ट। तो इफ आई वांट टू नो व्हाट इज नॉर्थ ईस्ट, 45, करेक्ट। तो इसका मतलब जब भी आपको डायरेक्शन पता करने हो तो इफ यू कैन मेजर, अगर आप एंगल मेजर कर लेते हो तो आपको डायरेक्शन मिल गया, राइट। हमको फाइंड करना था रिजल्टेंट का डायरेक्शन, तो अगर मैं रिजल्टेंट का एंगल मेजर करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, पी बार, इसको मैं बोल दूंगा अल्फा। तो अल्फा इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू पी वेक्टर, तो हमको मिल जाएगा डायरेक्शन, करेक्ट। लेकिन ये जो रिजल्टेंट है ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, कौन से दो वेक्टर का, पी बार एंड क्यू बार। तो फिर अगर आप पी बार से एंगल मेजर कर रहे हो तो आप क्यू बार से भी मेजर कर सकते हो, इसको आप बोल सकते हो बीटा, राइट। तो जब आपको डायरेक्शन चाहिए रिजल्टेंट का तो क्या मेजर करोगे, एंगल, या फिर क्या फाइंड करोगे, एंगल। तो हमको क्या चाहिए, एंगल का फॉर्मूला, यहाँ तक क्लियर। तो डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय एंगल। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया, अगर मैं बोलता हूँ 45 डिग्री, तो इट इज वेरी ऑब्वियस, 45 डिग्री मतलब नॉर्थ ईस्ट, राइट, करेक्ट। तो इफ आई आस्क यू, हमारे जो 7 स्टेट्स है पता है, कौन से 7 स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हम बोलते हैं ना नॉर्थ ईस्ट में है, मतलब ईस्ट से 45, नॉर्थ से भी 45, करेक्ट। हम बोलते हैं कश्मीर नॉर्थ में है, नॉर्थ में है, मतलब व्हाट इज द एंगल, 90 डिग्री, करेक्ट। हम यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, इन सबको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि वो 180 डिग्री पे है, तो वेस्ट बताना है तो कितना एंगल है, 180, राइट। साउथ इज 270, गुड। तो डायरेक्शन बताना है तो एंगल फाइंड करो। अब एंगल फाइंड कैसे करेंगे वो भी समझ लो। बिफोर वी फाइंड डायरेक्शन थोड़ा बेसिक्स पता होना चाहिए, कोई नहीं पूछेगा आपको एग्जाम में, बट यस, इन इंटरव्यू दे कैन आस्क यू। अब इमेजिन मेरे पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ये एक एक्चुअली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था, तो मुझसे पूछा था तो मुझे पता है। एनीवेज, सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, लेट अस से आर बार, इसने एंगल बनाया यहाँ पे थीटा। इमेजिन, इमेजिन ये जो वेक्टर है, आपको पता है ये वेक्टर दो वेक्टर से बना है, कौन सा वेक्टर, P एंड कौन सा वेक्टर, Q, करेक्ट। तो टू फाइंड आउट एंगल, टू फाइंड आउट डायरेक्शन, तो क्या यूज करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा या टैन थीटा, साइन, कॉस या फिर टैन। इसको सोचने का और एक तरीका भी है, वो बताऊंगा मैं आपको, यू विल नो, आज या कल में समझ में आ जाएगा। इसका और एक तरीका भी है समझने का, क्या यूज करेंगे, व्हाट इज साइन, अपोजिट अपॉन, मतलब मैं साइन लेता हूँ तो क्यू बाय आर, अगर मैं कॉस लेता हूँ तो पी बाय आर, मैं tan लेता हूँ तो क्यू बाय पी। डू यू सी, सिर्फ tan लेने के बाद ऐसा हुआ, ये जो वेक्टर आर बार था ये जिस दो वेक्टर से बना है, कुछ दो वेक्टर से बना है, पी बार एंड क्यू बार, जब tan लिया तो दोनों के दोनों आ रहे, तो रिजल्टेंट वेक्टर जिससे बना था, किससे बना था, पी बार एंड क्यू बार। तो जब हमने tan लिया ओनली देन ये दोनों वेक्टर यहाँ पे आ रहे हैं, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
अगर मैं साइन लेता हूँ तो एक ही वेक्टर आता है क्यू बार, मैं कॉस लेता हूँ तो इक्वेशन में एक ही वेक्टर आता है पी बार, लेकिन रिजल्टेंट किससे बना था? दो वेक्टर से। तो फिर हम क्या लेंगे? एंगल फाइंड करना है तो tan। तो इसके आगे जब भी आपको डायरेक्शन पूछा हो तो क्या यूज करोगे? tan। क्या यूज करोगे? tan। वेरी गुड। तो अगर मैं इस डायग्राम में tan अल्फा यूज करता हूँ, tan अल्फा, राइट, और tan या साइन या cos ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल से ही आता है, तो वो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि फ्रॉम ट्रायंगल ओ सी डी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी जाके, ओनली देन यू कैन यूज साइन कॉस और tan, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल tan अल्फा लेता हूँ, tan इज अपोजिट साइड, तो इस अल्फा का अपोजिट साइड कौन है? सी डी। अपॉन अपॉन एडजेसेंट साइड, कौन है एडजेसेंट? ओ डी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, ओ ए मत बोल देना, ओ सी ए ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ओ सी डी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बेसिकली ऐसा है, ओके, मोर और लेस, तो ये ऐसा है, दिस इज ओ, दिस इज सी, दिस इज डी, यहाँ पे पॉइंट है ए, दिस एंगल इज अल्फा। तो व्हाट इज tan अल्फा? अपोजिट अपॉन, राइट। लेकिन एज यू नो व्हाट इज ओडी? ओ ए प्लस ए डी, राइट, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर? इज दिस क्लियर? यस। अब ओ ए, ओ ए कौन है? पी। एडी, एडी फाइंड किया था हमने, क्या था? क्या था एडी? क्यू कॉस थीटा। लेकिन सी डी, सी डी हमको पता है क्या? नहीं, तो पता कर लेंगे। ये एंगल कितना था? थीटा। मुझे क्या चाहिए? सी डी। तो सी डी ये थीटा का क्या है? एडजेसेंट के अपोजिट, अपोजिट का कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? साइन। तो व्हाट इज साइन थीटा अपोजिट अपॉन हु इज हाइपोटेन्यूज? AC. So what is CD? AC sin theta. But what is AC? What is AC? Q, भूल गए? इधर ही है। AC क्या है? Q। तो क्या आएगा? Q sin theta। Therefore tan alpha, what is tan alpha? CD। What is CD? Q sin theta अपॉन OA। OA क्या था? P प्लस AD। AD क्या था? याद है AD? Q cos थीटा। ये हमको क्या मिला? tan अल्फा। डायरेक्शन हमको कौन बताता है? एंगल की tan ऑफ एंगल? एंगल। तो tan ऑफ एंगल चाहिए कि एंगल चाहिए? तो आपको पता है इसे कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। अब जिनको इनवर्स नहीं पता उनको बता देता हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपका मैथ्स का बेसिक बेसिक तो हुआ है, सेट्स एंड फंक्शंस तो हुआ ही होगा, राइट। तो इफ यू डोंट नो, डू नॉट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेंगे, जितना जरूरी है उतना कर लेंगे। यू नो देयर समथिंग कॉल्ड एज 1 to 1 मिनी टू 1, सुना है क्या ऐसा? सुना है? नहीं सुना है? अरे 1 to 1 मिनी टू 1 फंक्शन, फंक्शन हुआ ही नहीं क्या? फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं सिर्फ बेसिक बता देता हूँ। आप जब साइन का टेबल बनाते हो तो कौन कौन से एंगल लेते हो? ठीक है, इसके बाद भी लेते हैं बट सफिशिएंट है। देन अगर मैं साइन की बात कर रहा हूँ, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। सपोज ये एक सेट है, सेट तो पता ही होगा। सेट इज, सेट इज, व्हाट इज सेट? एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स,
ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, राइट। ये ए सेट है, इसको मैं थीटा सेट बोलता हूँ, राइट। ये वैल्यू का सेट है। तो अगर मैं साइन ऑफ थीटा लूंगा तो मुझे यहाँ की एक वैल्यू मिलेगी, इसको बोल देता हूँ सम वैल्यू y या x, जो बोलना है वो, करेक्ट। तो अगर मैं साइन ऑफ जीरो लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 1 मिलता है ना। वेरी गुड। व्हाट इज साइन जीरो, जीरो। तो क्या मिलेगा, जीरो। अगर मैं साइन ऑफ 30 लेता हूँ क्या मिलेगा, 1/2। साइन 40 पर लेता हूँ क्या मिलेगा। तो इफ यू कैन सी, अच्छे से अगर नोटिस कर रहे हो तो यहाँ की एक वैल्यू के लिए बराबर वहां पे एक वैल्यू है कि नहीं। यस, पक्का। यस, इसको बोलते हैं 1 to 1 फंक्शन। इस सेट की एक वैल्यू के लिए वहां पे एक वैल्यू होना, इसको बोलते हैं 1 to 1 फंक्शन। इतना डिटेल नहीं चाहिए, सिर्फ आपके दिमाग में सिस्टम में भरने के लिए। अभी से आपको कोई नहीं पूछेगा ये, सिर्फ पता, मतलब मैथ्स में पूछ सकते हैं यहाँ पे। व्हाट इज साइन जीरो, तो साइन फंक्शन की जीरो एंगल पे वैल्यू कितनी है, 1। इसी को उल्टा भी लिख सकते हो, जीरो इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। व्हाट इज साइन ऑफ 30, 1/2। तो इसको उल्टा भी लिख सकते हो, 30 डिग्री इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। बराबर, आया ध्यान में, राइट, करेक्ट। तो अगर मेरे पास साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो मैं थीटा कैसे लिखूंगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। बस सफिशिएंट, इतना पता है तो बहुत हो गया। इसके आगे हम जाएंगे नहीं, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ मैथ्स नॉट ऑफ फिजिक्स। देन मैंने क्या लिखा, tan अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा प्लस पी प्लस क्यू कॉस थीटा। हमको क्या चाहिए था, डायरेक्शन। डायरेक्शन हमको कौन देता है, एंगल देता है। tan ऑफ एंगल नहीं देता है, कौन देता है, एंगल। तो एंगल क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ, मैंने बोला था ना कि tan अल्फा अगर x है तो आपने क्या बोला, x इक्वल टू, सॉरी tan अल्फा इक्वल टू x है तो आपने क्या बोला, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। हाँ तो इसको x मान लो, ये कौन है, x। तो अल्फा क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ x। तो अल्फा क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। यहाँ तक क्लियर, इज दिस क्लियर। तो विल यू बी एबल टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। फॉर्मूला याद रहेगा, क्या है फॉर्मूला। तो पहले प्रोसेस याद कर लो। प्रोसेस क्या था, कुछ नहीं था, एक राइट एंगल ट्राइंगल था। कौन सा ट्राइंगल, कौन सा, ओ सी डी। उसमें क्या है, अल्फा है। हमने क्या किया, हमने tan अल्फा लिया। व्हाट इज tan अल्फा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट कौन है, सी डी, एडजेसेंट कौन है, ओडी। लेकिन ओडी क्या है, राइट। लेकिन सी डी फाइंड करना है तो सी डी ये थीटा का क्या है, अपोजिट। थीटा का अपोजिट है तो व्हाट इज साइन थीटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज सी डी अपॉन ए सी। तो सी डी क्या आ गया, लेकिन ए सी क्या है, क्यू। तो सी डी क्या आ गया, क्यू साइन थीटा। ओ ए क्या है, पी। और ए डी हमने पहले ही फाइंड करके रखा है, क्यू कॉस थीटा। तो क्या मिल गया, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो अल्फा कितना मिला, tan इनवर्स ऑफ क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। वेरी गुड। लेकिन हम एंगल तो बीटा भी फाइंड कर सकते थे। डायरेक्शन तो हमको, जैसे ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट, मतलब ईस्ट से 45, तो नॉर्थ ईस्ट तो नॉर्थ से भी होता है 45। तो अगर आपको रिजल्टेंट का डायरेक्शन पी वेक्टर से चाहिए विच इज अल्फा, वैसे ही रिजल्टेंट का डायरेक्शन आप क्यू वेक्टर से भी निकाल सकते थे, दैट इज बीटा, राइट। तो वो मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगा प्रूव करने के लिए। फिर मैं आपको बता दूंगा कि ट्रिक क्या है। सिमिलरली अल्फा नहीं फाइंड करना, अल्फा हो गया, अब क्या फाइंड करना है, बीटा। बीटा इज द एंगल मेड बाय, किसने बनाया, आर बार। रिजल्टेंट वेक्टर आर बार किसके साथ बनाया, क्यू बार के साथ। तो उसमें कुछ नहीं करते, ये जो क्यू है ना, जहां जहां पे क्यू है वहां वहां पे पी आएगा, जहां जहां पे पी है वहां वहां पे क्यू आएगा। हो गया, डन। पी साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा।
ऐसा ही कुछ मिलेगा आपको। तो नोट्स में भी दिया होगा, मैंने शायद दिया है, राइट। पी साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा, सिर्फ पी और क्यू को चेंज करो, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज एंगल। कौन सा एंगल? बीटा। कौन सा एंगल था ये? बीटा। बीटा इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट with respect to q bar. Alpha is the angle made by resultant with respect to p bar. यहाँ तक क्लियर? अब गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स समझने से पहले हमने कल से आज तक, मतलब मोर और लेस पिछले 1.5 लेक्चर में जो कुछ किया उसका अल्टीमेटली अल्टीमेटली यूज क्या है, यूज मतलब मेन पॉइंट क्या है, व्हाट इज द मेन पॉइंट? द मेन पॉइंट इज, अभी तक हम लोग दो वेक्टर को कंबाइन करके एक सिंगल वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं ना, यही तो किया था। इफ यू रिमेंबर, पी बार एंड क्यू बार बोथ हैव सेम डायरेक्शन, resultant is r bar equal to p bar plus q bar, magnitude is p plus q। अगर हमारे पास उल्टा है, p बार और q बार दो वेक्टर है, दोनों अपोजिट है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना, मतलब इन दोनों का नेट इफेक्ट निकालना, नेट इफेक्ट निकालना मतलब ऐड करना। लेकिन यहाँ पे एडिशन की जगह क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। क्यों सब्ट्रैक्शन? डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब मैं दोनों वेक्टर को हटा के एक सिंगल वेक्टर दिखा सकता हूँ और वो वेक्टर होगा आर बार। अगर ये वेक्टर p है, ये वेक्टर q है, तो वो वेक्टर होगा q बार माइनस p बार, q बार माइनस p बार। जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट इज द न्यू वेक्टर which has magnitude equal to difference and the direction of bigger vector। bigger vector कौन है? स्मॉलर कौन है? तो क्या लिखोगे? q बार माइनस, ऐसा रहा तो क्या लिखोगे? हाँ, वेरी गुड। मतलब अल्टीमेटली आपने दो वेक्टर को कंबाइन करके क्या बनाया? सिंगल वेक्टर। फिर हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा था। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी वही किया है, जहां पे पहला वेक्टर ए बार खत्म हुआ, वहां से दूसरा वेक्टर बी बार शुरू हुआ, तो अल्टीमेटली इन दोनों वेक्टर का कंबाइंड कंबाइंड इफेक्ट है रिजल्टेंट वेक्टर आर बार। और रिजल्टेंट वेक्टर आर बार को तो हम डिफाइन ही वैसा करते हैं, याद है क्या डेफिनेशन? द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स is a single vector which produces the same effect as that of both the vectors together। मतलब रिजल्टेंट का मतलब ही ये है कि दो वेक्टर को हटाओ और दोनों की जगह पे क्या लिखो? एक वेक्टर। करेक्ट। तो हमने ट्रायंगल लॉ में भी यही किया, हमने पैरेललोग्राम लॉ में भी यही किया। इफ यू सी, हमारे पास दो वेक्टर थे, सिर्फ इतना डिफरेंस था कि दिस टाइम दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। फिर इन दोनों का रिजल्टेंट, मतलब इन दोनों को ऐड करने के बाद हमको क्या मिलेगा? सिंगल वेक्टर। करेक्ट। तो अभी तक हम कर क्या रहे हैं? अभी तक हम दो वेक्टर को मर्ज मतलब कंबाइन कर रहे हैं। उसका उल्टा प्रोसेस, उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। मतलब अब दो तीन चार वेक्टर को कंबाइन करके सिंगल नहीं बनाना, अब हमको एक सिंगल वेक्टर के टुकड़े करने हैं। तो एक वेक्टर को हमको स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने की प्रोसेस को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? द प्रोसेस ऑफ splitting a given vector into its components। What do you mean by components? पहले वो समझ लो। अगर मेरे पास सपोज हमारे पास एक वेक्टर है आर बार, करेक्ट। मैंने इसके दो पीसेस कर दिए, ये हो गया पहला टुकड़ा, फर्स्ट पीस, फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट। ये जो दो पार्ट्स मैंने किए, एक सिंगल वेक्टर के दो पार्ट्स कर दिए, इन दोनों पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स। तो ए बार एंड बी बार आर कंपोनेंट्स ऑफ आर बार, करेक्ट, राइट।
तो डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करने के लिए सिंपल है, द प्रोसेस ऑफ splitting a vector into into components is known as resolution of vectors. अब इंटरेस्टिंगली ये आर बार के मैंने दो कंपोनेंट्स कर लिए, ए बार एंड बी बार, एंड एज यू कैन सी ये ए बार एंड बी बार दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब ये है कि जब हम कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे तो द कंपोनेंट्स of a given vector can be found in any direction at required angles। मतलब क्या? मतलब मुझे जो दो कंपोनेंट करने थे वो मैं किसी भी एंगल पे फाइंड कर सकता हूँ, मैं 60 डिग्री पे भी फाइंड कर सकता हूँ अगर चाहिए होता। इफ रिक्वायर्ड इफ नीडेड हम ऐसा भी कर सकते थे, हम एंगल यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हैं। मतलब मुझे जब एक वेक्टर के कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं तो उन कंपोनेंट्स में एंगल मैं कम ज्यादा रख सकता हूँ, राइट? करेक्ट। तो द कंपोनेंट्स कैन बी फाउंड एट एनी रिक्वायर्ड एंगल टू ईच अदर। यहाँ तक क्लियर? हो सकता है ए बार और बी बार इन दोनों में एंगल है 30 डिग्री, हो सकता है ए बार और बी बार इन दोनों में एंगल है 45 डिग्री, हो सकता है दोनों में एंगल है 50 डिग्री, हो सकता है 55 डिग्री, हो सकता है 55.5 डिग्री, हो सकता है 60 डिग्री। तो द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर can be found in directions at any required angle, या angles, whatever it is, right? समझ में आया यहाँ तक? तो सबसे पहले समझ में आया कि रिजोल्यूशन मतलब क्या? रिजल्टेंट फाइंड करने का उल्टा प्रोसेस है। रिजल्टेंट में आप दो तीन वेक्टर को कंबाइन करके सिंगल बना रहे थे, यहाँ पे सिंगल के टुकड़े कर रहे हो। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब जब मैं एक वेक्टर के टुकड़े करूंगा तो ये मेरे ऊपर है कि दो जो पीसेस किए उसके एंगल, उसमें एंगल कितना चाहिए। जीरो रख सकता हूँ, जीरो, राइट? रख सकते हैं ना जीरो भी, क्या प्रॉब्लम है? ये वेक्टर है आर बार, इसके दो टुकड़े करने हैं, ये तो हम रोज ही करते हैं रियल लाइफ में। ये आ गया पहला, जहाँ पहला खत्म हुआ वहीं से दूसरा स्टार्ट हुआ, सेम डायरेक्शन में हो गया। एक बोलोगे इसको पी बार, ये कौन सा है? क्यू बार, हो गया। आप बोलोगे आर बार के दो पीसेस कर ली, रोज ही करते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन इमेजिन यू आर ट्रेवलिंग टू अ प्लेस विच इज फार अवे। हाँ, यहाँ से मुंबई जाना है। मैं बार बार वही एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि हमको नोन तो वही है, नासिक मुंबई पता ही होता है। मुंबई जाना है, राइट? मैं सीधा यहाँ से मुंबई जा सकता था, हम गए नासिक में, रुक गए, चाय पानी नाश्ता कर लिया, एक वेक्टर बन गया। फिर मुंबई से नासिक, सॉरी, नासिक टू मुंबई, हियर टू नासिक वन वेक्टर, नासिक टू मुंबई अनदर वेक्टर, करेक्ट? तो सिंगल वेक्टर हो सकता था ना, डायरेक्टली यहाँ से वहाँ, हियर टू मुंबई, सीधा नॉन स्टॉप सिंगल वेक्टर। फिर अगली बार बोलेंगे नहीं ये एक्सपीरियंस बहुत खराब आया, थक जाते हैं, है ना, बहुत दिक्कत होती है, तो फिर एक काम करेंगे, ब्रेक लेंगे, मस्त चाय पानी करेंगे, अच्छा होटल है, फिर वापस आगे जाएंगे। तो हमने क्या किया, सिंगल वेक्टर के दो टुकड़े कर दिए, दोनों में एंगल कितना था? जीरो। जीरो था, यस, जीरो था, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में थे। तो हमारे ऊपर है, हम चाहे तो थोड़ा सा, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर, वहां पे जाते वक्त रास्ते में टोल स्किप करना है तो अल्टरनेट रास्ता भी है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, जाना होता है यहाँ से यहाँ तक, राइट? वो क्या करते हैं, पहले जाते हैं यहाँ पे, जस्ट टू स्किप टोल, बीच में टोल है,
फिर जाते हैं ऐसा। तो हमने क्या किया, अब इसी आर वेक्टर के दो कंपोनेंट्स कर लिए, एक को बोल दिया ए, एक को बोल दिया बी। तो एंगल बन गया, कुछ तो एंगल बना होगा 60 वट एवर इट इज, राइट। तो हम हमारे ऊपर है कि जो हम दो पीसेस कर रहे हैं उसमें एंगल कितना होना चाहिए वो हम डिसाइड करेंगे। लेकिन याद रखना, अगर ऐसा हुआ कि ये जो दो पीसेस हमने किए, ये जो दो कंपोनेंट्स हमने किए, अगर इन दोनों कंपोनेंट्स में एंगल 90 डिग्री है, राइट। So first of all, remember the components of a vector can be found in direction at any required angles. But if the components are perpendicular to each other, then these components इनका स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट चाहे वो डायरेक्शन में ले सकते थे, लेकिन हमने कैसे लिए, परपेंडिकुलर, उसको क्या नाम देंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो बट if the components if the components are found at angles 90 degree to each other, 90 degree to each other। थोड़ा सा बुक में नोट्स में लिखने का तरीका अलग है, मैंने बोला है बट इफ द कंपोनेंट्स आर फाउंड नॉर्मल टू ईच अदर। नॉर्मल मतलब क्या, परपेंडिकुलर मतलब क्या, एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ऐसा कहो वैसा कहो बात एक ही है। आप लिखो नॉर्मल टू ईच अदर मतलब एंगल कितना है 90 डिग्री। आप बोलो परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब क्या है 90 डिग्री। आप बोलो 90 डिग्री टू ईच अदर मतलब क्या है 90 डिग्री। तो बट इफ द कंपोनेंट्स आर फाउंड एट एंगल्स 90 डिग्री टू ईच अदर, then such components, क्या बोलते हो इनको, rectangular components, then such components are known as rectangular components, are known as rectangular components। So remember this, as far as 11th is concerned, हमको सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही फाइंड करने हैं, डन। हमको नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने ही नहीं है। वो कब फाइंड होगा, जो इंजीनियरिंग करेगा पहले ही साल में, मैकेनिक्स नाम का सब्जेक्ट है वो उसमें जाएगा। तो हमारा फोकस इस पे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है पहले वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम एक वेक्टर लेंगे सच दैट वो जो वेक्टर है आर बार, वो स्टार्ट होगा एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से, राइट। तो हमारे पास ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन, और यहाँ पे जहां पे ये खत्म हो रहा है इसको कुछ नाम दे दो, बोल दो सी। तो ये वेक्टर कौन सा है, आर बार, राइट। तो हमको इस आर बार के कंपोनेंट्स करने हैं, और कौन से कंपोनेंट्स करने हैं, रेक्टेंगुलर। मतलब जो दो कंपोनेंट्स मैं करूंगा वो क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पहले कंसिडर अ वेक्टर OC bar equal to R bar, which starts from, कहाँ से स्टार्ट हुआ, origin, from origin of Cartesian मतलब XYZ है, starts from origin of Cartesian coordinate system and ends at, कहाँ पे एंड हुआ, ends at point C, बराबर। हमको क्या फाइंड करना था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, राइट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। तो प्रोसेस क्या है, टू फाइंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे, ये जो सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, और इसी सी पॉइंट से वाई एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉप कर देंगे, राइट, करेक्ट। So what is the process? The process is drop perpendicular from point C along on x-axis
and also drop perpendicular from point C on y axis. अब इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं A पॉइंट एंड इसको बोल देते हैं B पॉइंट. करेक्ट, राइट. तो टू फाइंड कौन से कंपोनेंट्स, कौन से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ड्रॉप या फिर ड्रॉ एक ही बात है, ड्रॉप perpendiculars from point C at x and y axis respectively, which means कहाँ पे कट किया x axis को, which means x axis at point A and y axis at point B. है तो क्लियर. तो अब ये जो पार्ट है, कौन सा पार्ट, ये OA, ये OA पार्ट जो है C से परपेंडिकुलर आया x एक्सिस पे, कहाँ मीट हुआ, A पे. तो ये जो वेक्टर बना, ये वेक्टर किसका कंपोनेंट है, R का, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में है, तो इसको मैं बोलूंगा RX बार, राइट. देन हियर C पॉइंट से आपने B पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, C पॉइंट से आपने B पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, राइट, करेक्ट. तो यहाँ पे एक वेक्टर बन गया, कौन सा वेक्टर है ये, OB बार, लेकिन डायरेक्शन क्या है, तो इसको बोलूंगा मैं RY बार. क्लियर यहाँ तक, गुड. देन therefore what you can say is let ये जो O से लेके A तक था, OA बार, ये क्या था, RX बार, एंड O से लेके B तक जो था, ये क्या था, RY बार. प्रोसेस समझ लो, जहां पे वेक्टर खत्म होता है, मतलब हेड ऑफ वेक्टर, वहां से x और y एक्सिस पे एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है. उसने कहाँ कट किया, A पॉइंट पे x एक्सिस को, तो ये क्या बन गया, RX बार. कहाँ कट किया, B पॉइंट पे y एक्सिस पे, तो ये क्या बन गया, RY बार. तो व्हाट इज OA बार, RX बार, व्हाट इज OB बार, RY बार. लेकिन ये RX और RY किसके पार्ट थे, R बार. तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, therefore R बार इक्वल टू RX बार प्लस RY बार, क्योंकि अल्टीमेटली RX और RY किससे बना है, R से बना है. तो फिर R बार विल बी RX बार प्लस RY बार. डू यू रिमेम्बर x एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, आई कैप, और इसके अलॉन्ग कौन होता है, तो मैं RX बार को, ये RX बार को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, RX I कैप प्लस RY J कैप. ऑफ कोर्स लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, डू यू रिमेम्बर, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड इज अ यूनिट वेक्टर. याद है क्या, याद है. तो RX वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, ये क्या रहेगा, RX कैप, राइट. यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x, लेकिन x की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है कौन, I कैप, बराबर. तो ये पार्ट यूज करो, तो यहां से RX बार क्या मिल गया आपको, RX I कैप. क्लियर यहाँ तक. बाय डेफिनेशन अ वेक्टर, एनी वेक्टर ए बार, उसको मैंने खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गया, यूनिट वेक्टर. अगर मैं RX बार को, ये RX बार R बार का था कंपोनेंट, अगर मैं RX बार को RX से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ RX. लेकिन RX का डायरेक्शन क्या है, X, लेकिन X की डायरेक्शन में तो हमने पहले से ही डिफाइन करके रखा है ना, किसको,
तो फिर मैं क्या लिखूंगा, आई कैप, इसको यहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो क्या बनेगा, आर एक्स बार इक्वल टू आर एक्स। तो मुझे बताओ व्हाट विल बी आर वाई बार, आर वाई, वेरी गुड। तो यहाँ पे लिख सकते हो आर बार को आर एक्स आई कैप और आर वाई बार को आर वाई कैप। क्लियर यहाँ तक, गुड, पक्का। अब अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि मुझे अगर आर वेक्टर का, कौन से वेक्टर का, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। रिमेंबर, वेक्टर के पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड एंड, जैसे हमने पिछले केस में मैग्नीट्यूड फाइंड किया, इतना बड़ा प्रोसेस किया था, याद है ना। अब इतना बड़ा नहीं करना है, अब हमको ये लाइन को एक्सटेंड करके ये सब नहीं करना है। अब रिमेंबर, लेट, ये जो एंगल है, मान लो ये एंगल कितना है, थीटा। So let theta be the angle between r bar and x axis. So let theta be the angle between r bar and x axis. Good. तो अब ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर आप देख रहे हो, what is cos theta? Adjacent. What is adjacent? OA मतलब कौन, RH। और जब एंगल लिखोगे ना, cos ऑफ एनीथिंग, साइन ऑफ एनीथिंग, tan ऑफ एनीथिंग, तो बार कभी मत लिखना। क्यों, क्यों, what is cos of 0, 1, what is cos of 30, √3/2, what is cos of 45, what is cos of 60, ये सारे के सारे नंबर है, नंबर मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड। तो फिर वेक्टर क्यों लिख रहे हो, cos of angle is a number, तो why will you write down vector, कभी नहीं लिखना। देखोगे क्या, what is cos theta, adjacent, कौन adjacent, upon which hypotenuse, my वापस आर बार, आर बार नहीं, आर मैग्नीट्यूड। तो जब एंगल या फिर कॉस ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल लिख रहे हो तो बार नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, करेक्ट। तो व्हाट इज, जैसे हमने यहाँ पे कॉस थीटा लिखा, तो एक काम करेंगे, फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम डायग्राम कॉस थीटा इक्वल टू आर एक्स अपॉन आर, therefore rx equal to r cos theta, and अगर ये आर वाई है तो ये कौन है, आर वाई, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स क्या है, पैरेलल है। पैरेलल वेक्टर्स हमेशा होते हैं इक्वल। तो अभी मैं अगर साइन थीटा लेता हूँ, व्हाट इज साइन थीटा, अपोजिट कौन है, एडजेसेंट की हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन है, तो साइन थीटा इज ry upon r. Similarly, you can say sin theta is ry upon r. Therefore, ry equal to r sin theta. Equation 2, equation 1. हमको करना क्या था, हमको ये जो r वेक्टर था इसका मैग्नीट्यूड लिखना है इन टर्म्स ऑफ आर एक्स एंड आर वाई, बराबर, राइट। तो पहले तो हमने क्या किया था, पहले हमने आर वेक्टर के टुकड़े किए, कैसे, सी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, ओ ए बन गया आर एक्स बार, ओ बी बन गया आर वाई बार, तो आर बार आ गया आर एक्स बार प्लस आर वाई बार, लेकिन आर एक्स बार था आर एक्स आई कैप, आर वाई बार था आर वाई जे कैप, तो आर बार क्या आया, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। अभी हमको क्या करना है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है, किसके टर्म्स में लिखना है, लॉजिक, लॉजिक, वेट वेट, घाई नहीं, घाई बिल्कुल नहीं। हमने आर बार के कितने टुकड़े किए, तो आर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो उसके कंपोनेंट्स के टर्म्स में लिखना है, क्योंकि आर बार के आपने दो पीसेस किए, तो आर बार का मैग्नीट्यूड किसके टर्म्स में चाहिए, पीसेस के टर्म्स में। पीस कौन था, आर एक्स एंड आर वाई। हमारे पास दो इक्वेशन है सही, हमको क्या चाहिए, आर, हमारे पास क्या है, आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा, चाहिए कौन, आर है क्या, आर कॉस एंड आर साइन। डू यू नो
cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज वेरी गुड। हमारे पास एक इक्वेशन में cos है, cos स्क्वायर नहीं है, कौन है, cos है। दूसरे इक्वेशन में कौन है, साइन स्क्वायर नहीं है, कौन है, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, राइट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। और आपने बोला cos स्क्वायर थीटा प्लस प्लस, तो प्लस मतलब क्या करते हो, ऐड, तो पहले स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इसका स्क्वायर करता हूं अगर, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है, आर एक्स, इसका भी स्क्वायर होगा। राइट हैंड साइड पे कौन है, आर कॉस थीटा, तो इसका भी स्क्वायर होगा। इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करता हूं तो क्या होगा, आर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे कौन है, आर साइन थीटा, उसका स्क्वायर कितना, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और क्या कर रहे हो, राइट। फिर राइट हैंड साइड से कौन कॉमन निकलेगा, अंदर कौन बचेगा, ये कितना होता है, कैन यू प्रूव, आपने बोल दिया 1, मैं क्यों मानू 1, कैन यू प्रूव, व्हाट इज कॉस ऑफ, टेक एनी एंगल 0 से लेके 90 में, 0 30 60 45 90 में से कोई भी एंगल लो, कौन सा लेना है, बहुत इजी हो जाएगा, कोई और, 45, व्हाट इज कॉस 45, 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2, व्हाट इज साइन 45, उसका स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2, हो गया, 1 आता है ना, यस। 60 लेके देख लो 1 आएगा, 90 लेके देख लो 1 आएगा, 30 लो 1 आएगा, तो यू कैन प्रूव। तो एनीवेज ये क्या है, 1 है, देयरफॉर व्हाट इज आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो फिर आर कितना आया, अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ये मिल गया आपको मैग्नीट्यूड ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ आर एक्स एंड आर वाई, बराबर, करेक्ट। तो ये प्रोसेस है, प्रोसेस में पहले क्या करते हो, कॉस थीटा लेते हो, फिर क्या लेते हो, साइन थीटा लेते हो, फिर क्या करते हो, दोनों को स्क्वायर एंड ऐड, राइट, करेक्ट। लेकिन ये सही है, ये बुक का मेथड है, तो हमको थोड़ा आगे भी सोचना है ना, तो सोचते रहना, बिकॉज वी आर सो स्मार्ट, हो ना, सब ह्यूमंस तो स्मार्ट ही है, कभी किसी को सुना है बोलते हुए कि आई एम स्टूपिड, नहीं ना, तो फिर वी आर नॉट स्टूपिड, वी आर स्मार्ट। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा, ज्यादा नहीं। ये कौन था, आर एक्स बार, ये कौन था, हमने बोला कि ये आर एक्स और ये आर वाई किससे बना है, आर से, राइट। तो उल्टा भी बोल सकते थे, उल्टा भी बोल सकते थे आप ऐसा कि आर एक्स और आर वाई दोनों ने कंबाइन होकर किसको बनाया, तो ये तो हमने करके रखा था, याद है क्या, अंडर रूट ऑफ, याद है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कॉस थीटा, आज ही किया ये, आज किया कि नहीं, पी मतलब कौन, पी स्क्वायर मतलब क्या, क्यू मतलब कौन, और 2 RX RY, 2 PQ था ना, PQ, तो 2 RX RY कॉस ऑफ थीटा, थीटा कितना है दोनों में, व्हाट इज कॉस 90, 0, यस, तो 0, तो ये आ गया आपका 0, तो क्या आ गया, RX² प्लस, उससे भी आगे सोचो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हमको दिखता नहीं है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, दिखता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज कौन है, हाँ, और दो साइड्स कौन से है, तो R² इक्वल टू RX² प्लस, व्हाट इज R, अंडर रूट ऑफ RX² प्लस, तो जहां पे एक मेथड थी, 3 मेथड लग सकते हैं, लेकिन लेकिन अगर टेस्ट में मैंने पूछा कि शो दैट the magnitude of R in terms of its component is R equal to under root of RX square plus RY square, तो यही शो करना पड़ेगा, राइट, यही करना है, क्योंकि ये एक आपको मेथड बता रहा है कि ऐसा ऐसा कर सकते हो,
तो क्या किया हमने, एक वेक्टर था उसके दो पीसेस कर दिए। एक था अलोंग एक्स बोल दिया आर एक्स, एक था अलोंग वाई बोल दिया आर वाई। तो आर को लिख लिया आर एक्स बार प्लस आर वाई बार, विच इज आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। फिर हमने शो किया आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया, कितना आया अभी तो शो किया, अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस। तो मुझे बताओ, अगर मेरे पास ए वेक्टर होता, वो होता ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस। मतलब वन थिंग यू हैव डन वेरी करेक्टली, एक्स कंपोनेंट आइडेंटिफाई करने के लिए आई कैप के साथ जो नंबर है उसको क्या बोलते हो, एक्स कंपोनेंट। तो मुझे बताओ, अगर मेरे पास एक वेक्टर है बी बार जो है 3 i कैप प्लस 4 j कैप, तो बी का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे। बी एक्स कौन है, 3 3 स्क्वायर प्लस बी वाई कौन है, तो 9 + 16 मतलब कितना, मतलब कितना। वेरी गुड, क्लियर यहाँ तक। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम कल 3 डायमेंशन में एक्सपेंड करेंगे। 3 डायमेंशन मतलब क्या, इसमें दो कंपोनेंट है आर एक्स आर वाई, उसमें और एक आएगा आर जेड। So that's it for today.